हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब तक हमने जो है सीटेट का एक सेट प्रैक्टिस पूरा कर लिया है प्रीवियस ईयर का। अभी आज जो है दूसरा सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें जो आज का सेट है वो हिंदी का है, जिसमें गद्यांश है, पद्यांश है और सीडीपी भी है। तो पूरा सेट हम आज इसका जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो हमने सेट किया हुआ है ये सीडीपी का, उसका भी तो पूरा जो है मैंने लिंक जो है सब्सक्रिप्शन में डाल दिया है। आप जा करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने उसका भी लिंक जो है डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी हम वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। पहला जो है वो एक गद्यांश है जिसको पढ़ना है और आंसर को बताना है। तो आइए पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। ये गद्यांश है। बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम का जो लिंक है आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करें। लोक संस्कृति में हमारी धरोहर छिपी है, यह हमारा इतिहास है। अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना कलाकारों का ही नहीं सभी धर्म का है। हमारे देश में नाना प्रकार की कलाएं हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। आज कुछ स्वार्थी तत्व संस्कृति जो बाजार की बिकने वाली वस्तु समझने लगे हैं। एक समय था जब रेडियो के माध्यम से गांव में पडवानी खूब सुनी जाती थी। आकाशवाणी ने इस दौर में लोक कलाओं के लिए बहुत काम किया। उस समय के अधिकारों ने कलाकारों की कठिनाइयों को समझते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय अनेक बार दिया। अब समय बदल गया है, रेडियो कम सुना जाने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर अधिक है। बाजार की वृत्ति लोक संस्कृति पर हावी होती जा रही है। हमारे लोक कला माध्यमों ने समाज की समस्या के समाधान के क्षेत्र में भी काम किया है। राजनैतिक विसंगतियों पर गहरा कटाक्ष किया है। लोक कला हमें हौसला देती है, उनकी आंतरिक शक्ति है। आकाशवाणी के अधिकारियों ने लोक कलाओं के प्रति अपना योगदान कैसे दिया? लोक कला की प्रशंसा करके, लोक कलाओं के विज्ञापन प्रस्तुत करके, लोक कलाओं को सम्मान दिया, लोक कलाओं की कठिनाइयों को समझा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कलाकारों की, उस समय के अधिकारियों ने कलाकारों की कठिनाइयों को समझते हुए अपनी संवेदनशीलता का परिचय अनेक बार दिया। तो ये पद्यांश में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाजार की बिकने वाली वस्तु से क्या अभिप्राय है? निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु, साप्ताहिक बाजारों की वस्तु, मेला में होने वाले प्रदर्शन, प्रदर्शनी में लगाए जाने वाली वस्तु। तो अब बताना है हमें कि इसमें कौन सा जो है करेक्ट होगा। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि निकृष्ट मनोरंजन की वस्तु इसको मानते हैं। मतलब निकृष्ट यानी कि बिना किसी उपयोग के, मतलब जिसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम हो, उस तरह से मानते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, लोक संस्कृति को इतिहास क्यों कहा गया है? इतिहास की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। इसका अध्यापन इतिहास विषय के अंतर्गत किया जाता है। पूर्वजों द्वारा सृजित की गई है, इतिहासकारों द्वारा सृजित की गई है। तो लोक संस्कृति को इतिहास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये हमारे पूर्वजों द्वारा सृजित की जाती है। किसी भी धर्म की, मतलब कहीं की भी संस्कृति हो, वो पूर्वजों के समय से ही धीरे धीरे चली आ रही है। तो इसीलिए इसे इतिहास कहा गया है। आगे है, अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना। वाक्य में रेखांकित पद का क्या आशय है? अपनी सीमाओं में इसका संरक्षण करना। प्रत्येक लोक कला एक परिधि में काम करती है, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार, केवल अपने ही क्षेत्र में, केवल अपने क्षेत्र की लोक कला। तो देखिए यहाँ पे सी में और डी में जो है केवल केवल ये शब्द आ गए हैं, जिस वजह से ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। प्रत्येक लोक कला एक परिधि में काम करती है, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करती है। कोई भी लोक कला है उसकी परिधि फिक्स नहीं होती है, वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करती है। जैसे छठ पूजा होता है तो ये मेनली बिहार में मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश और बिहार से लगे जितने और भी प्रदेश हैं उनमें भी धीरे धीरे फैलते जा रहा है। तो इसीलिए कोई भी लोक कला हो, चाहे लोक धर्म हो, मतलब कुछ भी हो, अब उसका एक दायरा सीमित नहीं रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान करें। आजकल रेडियो बहुत अधिक सुना जाने लगा है। लोक कलाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है। आकाशवाणी के अधिकारियों ने संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन का जोर है। तो अभी जो हमने पैसेज पढ़ा था, गद्यांश पढ़ा था, उसमें आजकल रेडियो का बहुत अधिक सुना जाने लगा है, ये गलत है। अब कम सुना जाने लगा है। लोक कलाएं एक दूसरे की पूरक नहीं है, ये भी गलत है। लोक कलाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। और ये भी गलत है कि आकाशवाणियों के अधिकारियों ने संवेदनशीलता का परिचय जो है दिया, यानी हमारा ऑप्शन डी ही करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस संचार माध्यम का उल्लेख हुआ है जिसके द्वारा लोक कलाओं का प्रचार प्रसार हुआ है? तो टेलीविजन का, रेडियो का, फिल्मों का या समाचार पत्रों का? तो मेन जो है इसमें रेडियो का जो है माध्यम का उल्लेख हुआ है कि रेडियो का उस समय पहले के दौर में रेडियो ज्यादा चलता था, जिसमें आकाशवाणी चैनल था जो कि अपना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द की पहचान करें। अब हमें वो शब्द ढूंढना है जो अर्थ की दृष्टि से अलग है, जैसे आकाशवाणी, समस्याओं, कठिनाइयों, विसंगतियों। देखिए, समस्याओं, कठिनाइयों, विसंगतियों, ये सभी जो है तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन आकाशवाणी का अर्थ अलग हो जाता है। एक तरह से अगर आकाशवाणी कहें तो ये एक रेडियो चैनल का नाम है, और आकाशवाणी कहें मतलब आसमान से किसी भी बात की कहा जाना, एक तरह से इसका अर्थ हुआ। तो ऑप्शन ए जो है वो अलग है। राजनैतिक में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है, शब्द के पीछे लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे राजनैतिक में कौन सा प्रत्यय है? क प्रत्यय है, तिक प्रत्यय है, इक प्रत्यय है या ई है? तो इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय कैसे? इसमें राजनैतिक है, राजनैतिक, तो इसमें राजनैतिक में इक प्रत्यय लग गया है, तो ये राजनैतिक बन गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोक कलाएं हमें हौसला देती है, रेखांकित के स्थान पर लिखा जा सकता है। हौसला देती है की जगह क्या और भी चीजें जो है लिखी जा सकती हैं, यही हमें बताना है। निरुत्साहित करती हैं। लोक कलाएं हमें निरुत्साहित करती हैं, उत्तेजित करती हैं, हतोत्साहित करती हैं या प्रोत्साहित करती? तो प्रोत्साहित करती हैं जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोक कलाएं हमें क्या करती हैं? प्रोत्साहित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर की, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं, मेघों के आने का वर्णन किस रूप में किया गया है? नर्तक के रूप में, अधिकारी के रूप में, शहरी अतिथि के रूप में? तो शहरी अतिथि के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आए हो गांव में शहर के, मतलब शहर के आए हुए हैं, कहाँ? गांव में। इस तरह से अतिथि के रूप में इनका स्वागत किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, बरस बाद सुंधी ली में कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? प्रेम भाव, उपाल भंग, वात्सल्य या फिर भक्ति भाव? तो इसमें उपाल भंग जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये पेन, इसमें उपाल भंग जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली का अर्थ है आंधी तूफान आ गया, तेज हवाएं चलने लगी, हवा चलनी बंद हो गई, खुशी में शराब और हवाएं बहने लगी। आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब जैसे कोई मेहमान आते हैं, झुंड के साथ आते हैं कई लोगों में, तो पहले छोटे बच्चे क्या आते हैं, उनके सामने नाचने गाने लगते हैं, यानी खुशी अपनी जाहिर करने लगते हैं। उसी तरह तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, जुहार की का अर्थ है कुशल
क्षेम पूछना, स्वागत सत्कार करना, पुनः आने के लिए कहना, आदर के साथ झुककर अभिवादन करना। जुहार की मतलब कुशल क्षेम पूछना। जुहार की मतलब कि उसके बारे में पूछा, जो व्यक्ति जो मेहमान आया है तो हम उनसे पूछते हैं ना कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, तो ये इसका मतलब हुआ जुहार की का, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है काव्यांश में अकुलाई लता किसके प्रतीक के रूप में है? मुरझाई बेल, थकी हुई प्रौढ़ा, व्याकुल प्रियतमा, सूखी पगडंडी। तो व्याकुल अकुलाई लता किसके प्रतीक के रूप में है? तो सूखी हुई पगडंडी के रूप में है। आगे है भाषा शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के विषय में क्या सही है? सभी बच्चे अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेंगे, तो ये बात तो सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक संभव हो पढ़ाई माध्यम की भाषा मातृभाषा घर की भाषा हो। अच्छा, आगे है विद्यालय शिक्षा के अंत तक पढ़ाई की भाषा के रूप में मातृभाषा घर की भाषा हो। विद्यालय में कक्षा 8 तक सभी बच्चों के लिए पढ़ाई के माध्यम भाषा राज्य की सभी मुख्य भाषाएं हों। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की जो शिक्षा शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 की, उसमें विद्यालय शिक्षा के अंत तक पढ़ाई की माध्यम के रूप में मातृभाषा यानी घर की भाषा को लिया गया है माध्यमिक शिक्षा तक। तो माध्यमिक तक कम से कम जो है कक्षा 5 तक जो है उनकी मातृभाषाओं को ही होना चाहिए। अच्छा, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बहुभाषावाद की निम्नलिखित नीति किस रूप में जानी जाती है? सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में शुरू होती है और विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती हैं। बहुभाषावादी आधारित मातृभाषा, त्रिभाषा शिक्षण, शिक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण, या फिर भाषा शिक्षण का निमज्जन उपागम। तो देखिए क्या है कि विद्यालय के अंत तक कई भाषाएं जुड़ जाती, मतलब बहुभाषावादी हो जाती है, तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे है भाषा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब हमें गलत कथन ढूंढना है। भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, भाषा इतिहास का खजाना है, भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो ये भी सही है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। भाषा मानवीय ज्ञान में योगदान देती है, ये भी सही है। और इसमें जो है यही भाषा अस्मिता व्यक्त करती है, यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन जो है, जो ऑप्शन गलत है वही सही होगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुंबई में बोली जाने वाली मराठी महाराष्ट्र के पूर्वी भागों में बोले जाने वाली मराठी से भिन्न है, यद्यपि दोनों पारस्परिक रूप से बोधगम्य है। मराठी के इन दो प्रकारों को किस रूप में जाना जाएगा? मराठी भाषा की बोलियां, ये दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, ये द्विभाषी हैं, ये सामाजिक बोलियां हैं। तो ये कैसी बोलियां हैं? ये सामाजिक बोलियां हैं। जैसे कि एक ही भाषा को वहां के वातावरण समाज के अनुसार लोगों के भाव से जो है थोड़ा अलग अलग बोला जाता है। जैसे हिंदी, अगर कोई हरियाणी व्यक्ति हिंदी खड़ी बोली बोलता है तो उसके बोलने के लहजे में अंतर होता है, और एक अलग बोलता है उसके भी अलग होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पठन क्या है? पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग, अर्थ निर्माण, शब्दों का उच्चारण या शब्द इकाइयों की समझ होना। तो पठन क्या है? पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग, यही जो होता है पठन होता है। पठन यानी कि पाठ्य सामग्री की डिकोडिंग ही जो होता है मेनली पठन होता है। ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से जो इसको अलग अलग रूपों में अलग करना, कि अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, तो उसे ही डिकोड करना। आगे है विद्यार्थी लेखन के कई चरणों से गुजरते हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? व्याख्यानात्मक लेखन, लेखन का उत्पाद उपागम, लेखन का प्रक्रिया उपागम, या लेखक का रचनात्मक उपागम। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, लेखक का उत्पाद उपागम। क्योंकि बच्चा जो है धीरे धीरे लिखना सीखता है, स्टेज बाय स्टेज जो है चीजों को सीखना समझना शुरू करता है। जैसे पहले गोला बनाना शुरू करता है, फिर लाइन खींचता है, फिर उसके बाद क लिखना सीखता है ना। तो यही विभिन्न उपागम हो गए लेखन के। आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाठ्य सामग्री में व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के नियमों की समझ देना क्या कहलाता है?
प्रक्रियात्मक व्याकरण, घोषणात्मक व्याकरण, अनौपचारिक व्याकरण या व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या है, 1 मिनट, व्याकरणिक तत्वों की ओर ध्यान दिलाना और अभ्यास के माध्यम से व्याकरण नियमों की समझ देना क्या कहलाता है? तो ये जो है अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाता है। आगे है अगला क्वेश्चन, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल शिक्षा देना, भाषा के तत्व सिखाना, वाक्य रचना सिखाना, सराहना, बोध और आनंद। इसमें हमारा मूल शिक्षा देना। काव्य शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है वो मुख्य शिक्षा देना, मूल्य शिक्षा देना। ठीक है। आगे है, कक्षा 8 के अध्यापक ने पर्यावरण पर पाठ पढ़ाया और 15 बिंदु में उसका सारांश प्रस्तुत किया। इन 15 बिंदुओं को उल्टा पुल्टा करके शिक्षार्थियों को दिया। शिक्षार्थियों ने इसे क्रमबद्धता के आधार पर क्रम कर देना है। अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रहा है? उल्टे पुल्टे वाक्यों वाला अभ्यास, अधिगम सामग्री का सृजन, पठन के लिए उपविषय का सृजन, व्यक्तिगत पठन को समुन्नत करना। तो इसमें क्या करता है? व्यक्तिगत पठन को जो है समुन्नत करना है, क्योंकि जब उल्टा पुल्टा रहेगा तो शिक्षार्थी उसको जो है ध्यान देके करेगा, यानी उसकी पढ़ाई में जो है आसानी होगी, वो अपना ध्यान देगा। आगे है अगला क्वेश्चन, भाषा अध्यापक ने सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के अध्यापक के साथ मिलकर शब्द भंडार अधिगम गतिविधि तैयार की। शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से शब्द लेने हैं और सभी विषयों में थीम आधारित शब्द जाल बनाना है। इस उपागम को क्या कहेंगे? सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हेतु भाषा प्रयुक्ति आधारित भाषा अधिगम, भाषा के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के आधार पर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न किस प्रकार के लेखन के अंतर्गत आएगा? कल्पना करें कि आप एक कहानी का वृत्तांत सुना रहे हैं। उस दिन की घटना और अपनी भावनाओं को आधार बनाकर अपने मित्र को पत्र लिखें। वर्णनात्मक लेखन कहलाएगा, पत्र लेखन कहलाएगा, एक्स्ट्रापोलेटिव लेखन होगा या फिर कल्पनात्मक लेखन होगा? तो वो कल्पनात्मक लेखन होगा। कल्पनात्मक लेखन क्यों होगा? क्योंकि आदमी वृत्तांत सुनता है, उसके बाद उसमें अपने भाव को जोड़ करके अपने हिसाब से उस कहानी को लिख देता है। आगे है, सतत और सारगम्भीर मूल्यांकन क्या है? कक्षा के भीतर और बाहर प्रतिदिन की जाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल है। और आगे विभिन्न तरीकों से शिक्षार्थियों का सर्वाधिक आकलन, बिना किसी अंतराल के आकलन, कक्षा में शिक्षण अधिगम का आकलन। जिसमें हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, बिना किसी अंतराल के आकलन हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए भाषा की आदर्श पाठ्य पुस्तक के लिए किस पाठ्य सामग्री की अनुशंसा करेंगे? प्रामाणिक सामग्री की, विभिन्न विधाओं की सामग्री की, लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री, या फिर अच्छा इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो पाठ्य सामग्री की करेंगे, विभिन्न विधाओं की करेंगे, या फिर लेखक द्वारा आविष्कृत सामग्री। तो ये तीनों ही तरह की जो है सामग्रियों को जो है करेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि लेखक द्वारा अधिवृत सामग्री को नहीं करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनते हैं। इन 2 भाषाओं का सुनना बच्चों के लिए हानिकारक है, बच्चों के लिए लाभदायक है, बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। तो बच्चों के लिए लाभदायक है। अगर बच्चा अपने परिवेश में 2 भाषाएं सुनता है तो उसे दोनों भाषाओं का ज्ञान हो जाएगा। विद्यालय में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाला भारत सरकार का कार्यक्रम बहुभाषावाद के लिए भाषा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत संगम, या फिर समग्र शिक्षा अभियान। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन ए जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, लेखन गतिविधि के दौरान अध्यापक ने देखा कि उसे विद्यार्थी अपने लेखन का संयोजन तो भली भांति कर लेते हैं, पर अपने विचारों को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों के विचारों को स्मृतिबद्ध करने के लिए कौन सा आरेख रूप प्रयोग में लाने के लिए कहते हैं?
फ्लो चार्ट, वेन आरेख, मानस जन चित्रण और उसके बाद KWL चार्ट हो गया। जिसमें हमारा ऑप्शन जो है मानक चित्रण सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।